नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, पिछली क्लास में हमने आपको साउंड के बारे में लगभग सब चीज़ बता दिया था, लेकिन आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। और आज बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या क्या है, किस पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों हमने बोला था कि साउंड मीडियम पे डिपेंड करता है, तो स्पीड ऑफ साउंड मीडियम पे डिपेंड करता है। सॉलिड में स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद होता है लिक्विड में, अरे उल्टा लिख दिए, उसके बाद होता है लिक्विड में, और उसके बाद होता है गैसेज में। अगर कोई ध्वनि हमने यहाँ पर प्रोड्यूस किया, यह वेव साउंड में गया, तो यह वेव की जो स्पीड है वो सॉलिड में ज़्यादा होगी, लिक्विड में कम होगी, गैसेज में कम होगी। अगला लिखिए, इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और प्रेशर। हमने कहा कि अगर ध्वनि की चाल आपने कहीं भी कर दो, अगर सेम आवृत्ति उत्पन्न हो गया है तो यही आवृत्ति में चाल नहीं बदलेगा। अगर आवृत्ति समान हो या कुछ भी हो, आवृत्ति से इंडिपेंडेंट होता है ध्वनि का वेवलेंथ से और दाब से। यानी कि अगर हमने किसी पे ध्वनि पे, जैसे हवा है उसमें दाब लगा दिया, हमने अगर एक बार ध्वनि आवृत्ति प्रोड्यूस कर दिया है तो उसके बाद ना प्रेशर पे डिपेंड करता है, ना फ्रीक्वेंसी पे, ना वेवलेंथ पे, लेकिन हाँ इलास्टिसिटी पे और डेंसिटी पे डिपेंड करता है। आप देखे होंगे कि बरसात के मौसम में आप क्या करो, सीटी बजाओ, ये सीटी दूर तक सुनाई देती है, और जबकि ठंडी के मौसम में आप जोर से चिल्लाओ भी तो सामने वाले को सुनाई नहीं पड़ता है। अरे मोहन सुन ली रे, अरे की काली रे, सुनाई नहीं पड़ता है दोस्तों ठंडी के मौसम में। बरसात के मौसम में आप सीटी भी बजाओ तो सामने से गुजरने वाली महिलाओं को भी सुनाई पड़ जाता है। ऐसा रीजन क्या है दोस्तों, रीजन क्या होता है, तो देखो बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी मतलब नमी बढ़ने के वजह से क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाता है। डेंसिटी बढ़ जाने के कारण ध्वनि की चाल घट जाती है, और चाल जब घट जाती है तो बच्चा को जाना था यहाँ से यहाँ, रास्ते में अटक गया। तो ध्वनि की जो चाल है ना, डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और यह एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, वह टेम्परेचर पे। याद रखिएगा, जो वेलोसिटी है ना वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट अंडर परम ताप, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 273.15 केल्विन था, हम बताए थे। अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल हवा में 0.68 मीटर पर सेकेंड इन एयर लिखा है, हवा में 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। इसको आप इम्पोर्टेंट मान के चलना। यह लगभग 2-3 बार पूछा जा चुका है कि ध्वनि की चाल हवा में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर कितना बढ़ता है, तो 0.61 मीटर पर सेकेंड। डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी प्रेशर से इंडिपेंडेंट होता है, मीडियम पे डिपेंडेंट होता है, सॉलिड में ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम। दोस्तों एक टॉपिक है सोनिक बूम। सोनिक बूम यानी ध्वनि बूम बोलते हैं उसको, हम लोग लिखते हैं। आपको हम डिपेंड ऑन मीडियम से बता रहे हैं कि क्या होता है सोनिक बूम। क्योंकि स्पीड पढ़ा रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि वह पॉइंट भी पढ़ा दें। तो दोस्तों होता है सोनिक बूम। होता क्या है दोस्तों कि एक जेट प्लेन है, एक जेट प्लेन चल रहा है सर। अगर यह जेट प्लेन की स्पीड मान के चलो कि आपको है 1000 किलोमीटर पर घंटा पर सेकेंड मान लो, मेरा अपना एजम्पशन है कि 1000 किलोमीटर पर सेकेंड है, और इस जेट के चलने के वजह से इसने एक ध्वनि आवृत्ति प्रोड्यूस की, और इसकी चाल है सर 800 किलोमीटर पर सेकेंड। यह किसकी चाल है, उत्पन्न ध्वनि की। यह किसकी चाल है, जेट की। जो लड़ाकू विमान सब होता है, जेट प्लेन होता है, रॉकेट होता है, वायुयान जाता है कान के बगल से, तो आपको ज़्यादा आवाज़ सुनाई पड़ता होगा। होता क्या है दोस्तों कि अगर इसकी स्पीड, जो स्रोत है, जो सोर्स है, जैसे कि ये है जो आवृत्ति है, ध्वनि आवृत्ति जो 800 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहा है, यह ध्वनि आवृत्ति उत्पन्न किसने किया, इस जेट ने किया। जिस स्रोत या जिस सोर्स की ध्वनि की स्पीड ध्वनि से ज़्यादा हो जाए, उत्पन्न ध्वनि से ज़्यादा हो जाए, स्पष्ट दिख रहा है कि अगर जेट की स्पीड 1000 हो और उत्पन्न ध्वनि की स्पीड 800 किलोमीटर पर सेकेंड हो, तो जेट की स्पीड ज़्यादा हो जाए तो इसके वजह से यहाँ एक पराध्वनिक अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होता है। पराध्वनिक वेव यानी तरंग उत्पन्न होता है, और इसी उत्पन्न वेव के कारण आसपास की जो बिल्डिंग है ना,
इसके जो कांच के शीशे होते हैं ये सब टूट फूट जाते हैं। इस घटना को हम लोग बोलते हैं सोनिक बूम। इस घटना को क्या बोलते हैं? सोनिक बूम। चूँकि यह पराध्वनिक तरंग उत्पन्न करती है तो याद होगा दोस्तों कि पराध्वनिक तरंग जिसकी आवृत्ति 50,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, इसीलिए मानव अगर इसको सुनता है तो उसके कानों में तेज दर्द होता है। दर्द होने का मतलब है कि इसकी जो संवेदना थी एक ध्वनि को सुनने की, उसकी परिकाष्ठा के पार पहुंच गया है यह ध्वनि तरंग। मतलब यह ध्वनि तरंग आपके कान को जो सुनने की जो संवेदना थी इसकी क्षमता के बाहर तक चला गया, इसकी क्षमता के एक्सेस ध्वनि आवृत्ति आपके कान तक पहुंच गई और यह कान उस आवृत्ति को चूंकि एक्सेप्ट नहीं कर सकता था लेकिन मिल गया, इसलिए उसके कान में तेज दर्द होता है। चलिए कुछ और पॉइंट हैं दोस्तों जो हम आज क्लियर कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये कुछ मीडियम है जिसमें ध्वनि की चाल है, आप इसको लिखिएगा और इसमें से कुछ पॉइंट याद भी रखिएगा। वो पॉइंट हम स्टार लगा देते हैं। एल्युमिनियम, आयरन, इसके बाद कांच, ये तो तीनों, और इसके बाद ये तीनों। बस आपको इतने एग्जाम्पल्स आपको एग्ज़ाम में आते हैं कि एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल, आयरन में ध्वनि की चाल, कांच में ध्वनि की चाल। अगर द्रव्य की बात करें तो हमको जल, समुद्री जल, पारा और अल्कोहल में ध्वनि की चाल लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड में। कितना होता है? एल्युमिनियम में 64-20, निकेल 60-40, स्टील 59-60, आयरन 59-50, तांबा 4700, कांच 39-80, द्रव्य 14-83, समुद्री जल 15-33, पारा 14-50, एल्कोहल 12-13, वायु होता है 332, हाइड्रोजन कितना होता है? 12-69, वही है ना जी। भाप 405, कार्बन डाइऑक्साइड 260 होता है। तो आप इसको लिख लीजिए दोस्तों। याद रखिएगा कि ध्वनि की जो चाल होती है ना वह मीडियम पे डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे मीडियम बढ़ता है सॉलिड से लिक्विड की ओर, लिक्विड से गैसेज की ओर, तो उसका चाल घटता है। आप देखो कि गैसेज में चाल कितना है और लिक्विड में चाल कितना है। आप देखोगे कि सॉलिड में चाल, ध्वनि की चाल लगभग 4000 और उससे ऊपर है, द्रव्य में 1500 और उसके आसपास है, जबकि वायु में आपको 400-500 के आसपास से एक हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन का जो ध्वनि चाल होती है वह 1269 होता है। चूँकि साइंस है तो हर जगह कुछ न कुछ एक्सेप्शंस होंगे। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल आपको गैसेज के अन्य गैसेज के मुकाबले ज़्यादा होता है। एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है दोस्तों, वह क्वेश्चन है क्या कि बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में जो हमको बिजली जो कड़कती है, बिजली यानी कि थंडरस्टॉर्म बोलते हैं, थंडरस्टॉर्म, बिजली कड़कना, बिजली जो कड़कती है वह पहले दिखाई पड़ता है जबकि ध्वनि बाद में, कड़कने की आवाज़ बाद में सुनाई पड़ती है, वह पहले दिखाई पड़ता है जबकि ध्वनि बाद में सुनाई पड़ती है। कड़कने की ध्वनि बाद में सुनाई पड़ती है। ये क्वेश्चन लिख लेना क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा स्पीड ऑफ वेलोसिटी। तो ये जो प्रकाश की चाल होती है ना, लाइट की जो स्पीड होती है इन एयर, वह होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जबकि साउंड की जो होती है इन एयर वह होती है 332 मीटर पर सेकेंड। अब अंदाज़ा लगा लो आप कि कौन पहले दिखेगा। सर इसकी स्पीड ज़्यादा है, ये पहले आएगा, इसकी स्पीड कम है, या बहुत लेट से घूमते फिरते यहाँ तक पहुँचेगा। इसीलिए हमको लाइट पहले दिखता है, साउंड बाद में सुनाई पड़ता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रतिध्वनि यानी इको साउंड की। इको साउंड तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है दोस्तों, कि जब किसी स्रोत से ध्वनि निकलती है और किसी दूसरे स्रोत से टकरा के वापस इसी स्रोत की ओर वापस आ जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिध्वनि। मतलब किसी स्रोत से ध्वनि निकलती है और किसी दूसरे स्रोत से जाकर टकरा के वापस आ जाती है। जैसे पहाड़ों पर हम लोग अपना नाम चिल्लाते हैं तो बाद में हमारा नाम वापस सुनाई पड़ता है, उसका रीज़न है इको साउंड। आप किसी बंद कमरे में चले जाओ और वहाँ पे आप आवाज़ दो तो क्या होता है, ध्वनि साउंड ऐसे टकराते रहती है, गूंजने लगती है। वहाँ पे आपको क्यों गूंजा जाता है? क्योंकि ध्वनि इको करने लगती है, वहाँ प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है। प्रतिध्वनि तो सिंपल है, बस इसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा कि किसी भी ध्वनि का प्रभाव कान पर प्रभाव
1/10 सेकंड ही रहता है। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो जहाँ से परावर्तक सतह है और यह जो श्रोता है, ठीक है, इसने आवाज़ लगाई और यहाँ से वापस ध्वनि यहाँ तक पहुँच गया, इसके बीच की दूरी कम से कम 17.2 मीटर होनी चाहिए। अगर परावर्तक सतह और श्रोता जो सुन रहा है प्रतिध्वनि उसके बीच में 17.2 मीटर की दूरी है तो यह इको साउंड सुन पाएगा, नहीं तो नहीं सुन पाएगा। यह है प्रतिध्वनि। दोस्तों अब हम बात करते हैं ध्वनि का अपवर्तन। जिस तरह प्रकाश का अपवर्तन होता है दोस्तों, उसी तरह ध्वनि का भी अपवर्तन होता है। ध्वनि का अपवर्तन मतलब दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट नहीं साउंड, अपवर्तन किसका? ध्वनि का। ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है दोस्तों कि जब ध्वनि, मान लो कि हमने एक सॉलिड से एक आवृत्ति उत्पन्न किया और अचानक से हमने यहाँ पे एक लिक्विड स्रोत आ गया और इसमें ध्वनि घुस गई और फिर एक गैसियस मीडियम में यही ध्वनि आवृत्ति पहुँच गई। जब ध्वनि किसी एक मीडियम से अचानक से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है ना, तो यहाँ पर ध्वनि का अपवर्तन होता है। यही घटना ध्वनि का अपवर्तन कहलाती है। इसका रीजन होने के क्या होता है कि दोस्तों ध्वनि के अपवर्तन के कारण ही हमें दिन के अपेक्षा रात में ध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ती है, ध्वनि के अपवर्तन के कारण ही। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि ध्वनि का अपवर्तन, मान लो कि दोस्तों कि हम यहाँ पर सूरज उगा हुआ है, दिन का टाइम है और यहाँ पर जलीय सतह है और यहाँ से गर्म वायु हवा में ऊपर जा रही है, गर्म वायु। अब जैसे ही ये यहाँ बढ़ी दोस्तों कि यहाँ पे एक पहाड़ था और यहाँ पे दोस्तों ठंडी वायु थी। क्या थी? ठंडी वायु। अब यहाँ पर एक आदमी ने जोर से बोला यार, ये हर साउंड आवृत्ति प्रोड्यूस किया जो इस गर्म वायु से ठंडी वायु की तरफ जाने लगी, इस गर्म वायु से ठंडी वायु की तरफ जाने लगी। तो दोस्तों हम वेलोसिटी बताए थे 1/d। जैसे डेंसिटी बढ़ता है चाल घट जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हम बताए हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि जैसे ही एक वायु से दूसरे वायु में गया, यहाँ पर एक अपवर्तन होने के कारण पथ विचरण बोलते हैं, यानी पथ बदल गया। यहाँ पर इसका रास्ता बदल गया, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, रास्ता बदल गया। अब रास्ता बदल जाने के कारण क्या होता है कि अगर ध्वनि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई और वहाँ पे उसका रास्ता बदल जाने के कारण क्या होता है कि जब ध्वनि हमको गर्म वायु में जो सुनाई पड़ रही थी, ध्वनि जो गर्म वायु में सुनाई पड़ रही थी उसका इंटेंसिटी हमको कम था, लेकिन ठंडी वायु में जाने के कारण ही वह हमको ज़्यादा सुनाई पड़ने लगा। हमको याद आ रहा है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। हाँ, ये होता है। मीडियम पे जाते हैं तो हम यहाँ पर गलत फार्मूला यूज़ कर रहे थे, यहाँ ये फार्मूला होगा। तो होता क्या है दोस्तों कि जैसे जैसे ध्वनि की जो चाल है वो ध्वनि की जो आवृत्ति है वो मीडियम चेंज करती है। जहाँ मीडियम चेंज करती है, अगर घनत्व उस मीडियम का ज़्यादा हो जाता है तो ध्वनि की जो तीव्रता है वह बढ़ जाती है। यही कारण है कि हमको गर्मी के दिनों में दिन में जो चीज़ें स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ती है वह हमको रात में स्पष्ट सुनाई पड़ती है। इसका रीज़न है रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का अपवर्तन। चलिए अब हम पढ़ते हैं ध्वनि का परावर्तन। एक सिनेमा हॉल में दोस्तों या एक हॉल में हम एक डीजे बजा रहे हैं, आप देखोगे कि अचानक से डीजे बंद होने के बाद भी कुछ सेकंड तक, कुछ समय तक वहाँ पे वो साउंड सुनाई पड़ता है। मतलब कि जब आप एक बंद हॉल में आप डीजे बजाओ तो यहाँ पे कुछ समय तक वो सुनाई पड़ता है। इसका रीज़न है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन, ये ध्वनि आपस में परावर्तित होकर एक दूसरे से टकरा के उसी हॉल में गूंजने लगती है। यह ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। और ध्वनि का परावर्तन लाइक साउंड के परावर्तन की तरह होता है, लेकिन इसके लिए वो कांच का जो शीशा होता था ना, उस टाइप की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक परावर्तक सतह चाहिए जहाँ पर से स्रोत से ध्वनि निकले तो सतह से टकरा के वापस आते चले। यही ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद है अनुनाद।
अनुनाद हम पढ़ा चुके हैं, इससे पहले रेजोनेंस हम आपको पढ़ा चुके हैं। हमने बोला था कि अगर किसी स्रोत से ध्वनि उत्पन्न होती है तो यह ध्वनि ऊर्जा आसपास के स्रोतों में क्या करती है, अपनी आवृत्ति ट्रांसफ़र करती है। मान लो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी f1 था, यहाँ फ्रीक्वेंसी f2 था। ऐसा कंडीशन जब दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए तो क्या होता है कि दोस्तों रेजोनेंस की घटना होती है। और इस घटना के कारण क्या होता है दोस्तों, यह जैसे मकान है ना, यह आवृत्ति और यह आवृत्ति जब समान होती है तो रेजोनेंस की घटना होती है। रेजोनेंस के कारण अगर मकान उकान है ना, आप देखिए होगे कि कोई भी अगर रोड रोलर है, इसने अपनी आवृत्ति बढ़ा दी तो यह मकान गिरने की ओर हो जाता है। क्यों मकान गिरता है? क्योंकि वह मकान f1 आवृत्ति को सह सकता था, लेकिन हमने आवृत्ति बढ़ाते 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 इतना बढ़ा दिया कि मेरी उत्पन्न आवृत्ति इसके द्वारा सहने की आवृत्ति के बराबर हो गया, तो वो घटना रेजोनेंस है और इसलिए मकान गिर जाती है। 1939, इस पिछले क्लास में एग्जाम्पल नहीं दे पाए थे, ट्रैकोमा पुल है अमेरिका में। यहीं पर सैनिक लोग क्या कर रहे थे, मार्च कर रहे थे। सैनिक लोग चल रहे थे कदम ताल मिला के। इस कदम ताल के कारण इस सैनिकों ने एक फ्रीक्वेंसी उत्पन्न की जो पुल के द्वारा सहने वाली फ्रीक्वेंसी के बराबर पहुंच गई, इसीलिए ये पुल टूट गया, सब डूब गए, मर गए। तो दोस्तों अनुनाद एक ऐसी घटना होती है जो उत्पन्न ध्वनि को सुनने वाले जो श्रोता हैं या जो सतह है, जहाँ पर आसपास के जो सतह है, जैसे कि यहाँ पर से कोई ध्वनि उत्पन्न हो रहा है और यहाँ पर कोई है, तो यह इस ध्वनि को इसमें ट्रांसफ़र कर देता है। यही कारण है कि अगर आपने यहाँ पे क्या करो कि एक वो जो उछलने वाला बॉल होता है ना, इस पर एक बॉल रख दो और नीचे आप क्या करो कि डीजे बजा दो। अब ये सभी उछलने लगेंगे। इसका रीज़न क्या है कि इन सभी ने भी इसके द्वारा उत्पन्न आवृत्ति गेन कर ली, और इसीलिए जब यह दोनों आवृत्ति बराबर हो जाएंगे तो उछला के फेंक देगा बाहर। तो यह कहलाता है रेजोनेंस। अब है दोस्तों दो चीज़ें, एक है मैक नंबर, एक है डॉपलर इफेक्ट, जो ध्वनि में अब बच गया है। एक विवर्तन भी होता है, ये सभी एग्जाम में नहीं आते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं मैक नंबर की, और मैक नंबर बहुत आसान है। मैक नंबर मान लो दोस्तों ये जेट प्लेन हम उड़ा रहे हैं और इसकी चाल कुछ और है, इसकी चाल कुछ और है और इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि कुछ और है। तो मैक नंबर होता है किसी मीडियम में, जैसे कि हमने हवा में यह जेट प्लेन उड़ा रहा है, तो किसी भी मीडियम में, किसी भी माध्यम में, ठीक है, वस्तु की चाल बट्टा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल, उसी माध्यम में ध्वनि की चाल मैक नंबर कहलाती है। दोस्तों मैक नंबर क्या होता है कि अगर कोई वस्तु मान लो हवा में जा रही है, तो हवा में ध्वनि की चाल क्या होती है, अगर उसको उससे भागा दे दिया जाए तो उसको हम मैक नंबर बोलते हैं। अगर मैक संख्या 1 से अधिक हो तो वैसे पिंड को हम लोग पराध्वनिक बोलते हैं। अभी हम पराध्वनिक पढ़ा चुके हैं, फिर भी आप देख लो, हमने पराध्वनिक आपको पढ़ाया है। सोनिक बूम इससे पहले पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था दोस्तों कि हमने बोला कि इसकी 1000 किलोमीटर पर सेकेंड है और ध्वनि 800, मान लो ध्वनि हवा में 332 मीटर पर सेकेंड है, 1000 मीटर पर सेकेंड। तो अगर जेट की चाल को वायु की चाल से भागा दे दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक नंबर। अगर मैक संख्या 1 से ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा हो मैक नंबर, हम मैक नंबर यहाँ से MA लिख देते हैं। मैक नंबर अगर ग्रेटर देन 1 हो तो वह पराध्वनिक होता है। मैक नंबर अगर 1 से ज़्यादा हो तो पराध्वनिक होता है, 5 से ज़्यादा हो तो अति पराध्वनिक होता है, एक्स्ट्रा पराध्वनिक। अति पराध्वनिक किससे ज़्यादा, 5 से ज़्यादा हो तो, ये याद रखना, पूछा जाता है, अति पराध्वनिक होता है। और इस सभी जेट हो गया, वायुयान हो गया, रॉकेट हो गया, इस सभी ध्वनि की चाल को हम लोग किससे नापते हैं, मैक नंबर से नापते हैं। ये लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे डॉपलर इफेक्ट और साउंड। आज हम ख़त्म करेंगे। हम व्यतिकरण नहीं पढ़ा रहे, एग्जाम में वो सब नहीं पूछता है। आपको जितना पॉइंट साउंड से पूछता था दोस्तों, हम लोग लगभग सभी को कवर कर चुके हैं। 1842 में डॉपलर ने एक इफेक्ट दिया था। कब? ये डॉपलर साहब ने, जिसको हम लोग डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं, कब दिया था? 1842 में। इसने क्या बताया कि इसने बताया कि दोस्तों अगर एक
है और एक स्रोत है, एक स्रोत जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होता है, सोर्स जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होता है। मान लो कि यहाँ से ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन है और यह इधर आ रही है और श्रोता क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है, यानी कि अभी हिल डुल नहीं रहा है, पहला पोजीशन। दूसरा पोजीशन कि श्रोता जो है वह चल रहा है और ट्रेन अभी रुका हुआ है। तीसरा पोजीशन है कि यह भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रही है, ट्रेन रुका हुआ है, श्रोता चल रहा है, अभी दोनों चल रहे हैं। 3 केस होता है, दोनों चल रहे हैं। तो डॉपलर साहब ने कहा कि 3 केस में एब्जॉर्ब किया कि एक आदमी जो अभी रुका हुआ है, स्थिर है, उसके बगल से एक ट्रेन गुजर गई, और एक आदमी जो दौड़ रहा है और उसने दौड़ते दौड़ते बोला रोमोहन तेरा क्या हाल है, लेकिन बगल में एक ट्रेन थी, उसने हॉर्न बजा दिया। अगर दोनों दौड़ रहे हैं, ट्रेन भी चल रहा है और उसी के पैरेलल हम दौड़ रहे हैं, एक कार चल रही है उसके पैरेलल हम दौड़ रहे हैं, तो तीनों केस में डॉपलर साहब ने बोला कि जो एक्चुअल आवृत्ति है ना, हमको उससे अलग आवृत्ति सुनाई पड़ेगी। मतलब ट्रेन ने जो आवृत्ति उत्पन्न किया ना, क्योंकि इसकी चाल है, वस्तु की अपनी चाल है, तो इसने क्या किया कि अपनी चाल के कारण उत्पन्न आवृत्ति में जो आवृत्ति उत्पन्न की थी, जो आवृत्ति उत्पन्न की थी, इसकी चाल के कारण और इसके रुके हुए होने के कारण इस श्रोता को जो एक्चुअल उत्पन्न आवृत्ति था वह सुनाई नहीं पड़ता है, जबकि अलग अलग सुनाई पड़ता है। अलग आवृत्ति सुनाई पड़ने का मतलब जो उत्पन्न आवृत्ति है वैसा नहीं सुनाई देना, वैसा नहीं सुनाई देना, यह डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। डॉपलर ने 3 तरह से टेस्ट किया, एक बार वस्तु को स्थिर किया और श्रोता को दोहरा दिया, एक बार श्रोता को स्थिर किया और ऑब्जेक्ट को दोहरा दिया, एक बार दोनों को दोहरा दिया। तीनों तरह से उसने पता किया कि क्या आवृत्ति सेम सुनाई पड़ रहा है। तीनों में बोला कि ना अलग अलग आवृत्ति सुनाई पड़ रहा है। यही डॉपलर इफेक्ट है। दोस्तों अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है कि अगर कोई श्रोता है और कोई स्रोत है, तो स्रोत के द्वारा उत्पन्न आवृत्ति और श्रोता के बीच में यदि आपेक्षिक गति है, आपेक्षिक गति मतलब रिलेटिव स्पीड, आपेक्षिक गति यानी कि दोनों के बीच की गति का अंतर, वो आपेक्षिक गति होता है। दोनों के बीच का गति का अनुपात, दोनों के बीच की गति का अनुपात आपेक्षिक गति होता है। अगर कोई आपेक्षिक गति हो इन दोनों के बीच में, गति देख रहे हो ना, एक हमने स्रोत को दोहरा दिया, स्रोत चल रहा है, श्रोता बैठा है, अभी श्रोता चल रहा है, ट्रेन यानी स्रोत रुका हुआ है, अभी दोनों चल रहे हैं। तो हर केस में तीनों के बीच अलग अलग आवृत्ति है, लेकिन ट्रेन ने जो सीटी मारा उसकी आवृत्ति सेम थी। आवृत्ति समान होने के बाद भी अगर श्रोता और स्रोत के बीच में आपेक्षिक गति है तो अलग आवृत्ति सुनाई देगी। किससे? एक्चुअल आवृत्ति से अलग आवृत्ति सुनाई देगी। किसको? श्रोता को। हर कंडीशन में अलग, रुका हुआ है तब, चल रहा है तब, तीनों केस में अलग आवृत्ति सुनाई देगी। यह होता है उसके आपेक्षिक गति में अंतर के कारण, यही डॉपलर इफेक्ट है। तो धन्यवाद दोस्तों। इसके अलावा हम लोग परास्वनिक ध्वनि तरंगों का उपयोग पूछा जाता है हम लोगों से डॉपलर इफेक्ट, जैसे वायुयान की गति, जेट की गति मापने में इसका हम प्रयोग करते हैं। क्योंकि मान लो कि हमने कोई ध्वनि तरंग उत्पन्न किया है और हमने उसके पीछे कोई और आदमी है, तो जो जेट की जो स्पीड है ना, जेट की जो स्पीड है और जो उत्पन्न ध्वनि तरंगों की स्पीड है, वो इससे पता चलता है कि दोनों चल रहे हैं, उत्पन्न ध्वनि तरंग भी, और ये आवृत्ति अलग अलग है। तो ये सभी डॉपलर इफेक्ट से पता चलता है। अगर परास्वनिक तरंगों के उपयोग की बात करें तो एक तो हमको होता है वो अल्ट्रासोनिक में, और हम बताते हैं क्या क्या होता है। जो शरीर में ट्यूमर होता है ना, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट ट्यूमर, जो भी होता है, उसको हम लोग पता करते हैं परास्वनिक ध्वनि तरंगों से। जैसे ही हम उसमें ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं, उसमें एक विक्षोभ आता है और वह वेव जो है ना, आपको ट्यूमर को ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा आप क्या करना, कभी ध्वनि किसी लिक्विड में परास्वनिक ध्वनि तरंग यानी कि 25 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा का देना, इसके अंदर जो जीवाणु कीटाणु है ना वो मर जाएंगे। चाहे आप दूध में करके देख लेना, ऐसा होता है, दूध में होता है। अगर किसी मेटल की शुद्धता को पता करना है तो उसमें परास्वनिक ध्वनि तरंग गुजार दो, उसका आवृत्ति से पता चल जाता है कि हाँ वह 24 कैरेट का सोना है कि 20 कैरेट का सोना है, एकदम पता चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम परास्वनिक ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं सोनार में। सोनार क्या होता है दोस्तों?
समुद्र के अंदर, लिख लेना, समुद्र के अंदर गहराई मापने के लिए गहराई मापने के लिए यंत्र होता है, उसका नाम है सोनार। हम ये सोनार उनार जो भी यंत्र है उसको अलग से पढ़ाएंगे, इसलिए यहाँ अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। ट्यूमर मापने वाला ये सभी हम एक एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपको सभी जैसे कि हमने जितने भी मेजरमेंट के यूनिट हैं दोस्तों, जैसे क्या स्पीडोमीटर, वोल्ट मीटर, आमीटर, पारामीटर, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, पायरोमीटर, टेकोमीटर, अल्टोमीटर, सोनार, ये सभी के उपयोग, ये सभी के खोज हम लोग पढ़ेंगे और आपको अच्छे से डिटेल से बताएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।